अब हमने कहा था कि बैक्टीरियल निमोनिया के दो पैटर्न होते हैं ऑफ एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लोबार एंड ब्रोंकियोलोब्यूलर निमोनिया की। सबसे पहले बात करते हैं लोबार निमोनिया की। अब लोबार निमोनिया क्या है? इट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ अ लोब या एंटायर लोब। एक लोब की उसका भले एक पार्ट हो या कंप्लीट लोब हो, उसकी कंसोलिडेशन हम कहलाती है लोबार निमोनिया। अब व्हाट इज़ कंसोलिडेशन? इसमें क्या होगा, जो लंग्स है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंट एयर की जगह आ जाएगा कोई फ्लूइड, एक्सुडेट या ब्लड इन द एल्वुलाई। क्योंकि ये इन्फेक्शन है तो क्या आएगा, एक्सुडेट आ जाएगा इन द एल्वुलाई। सो दैट इज़ कंसोलिडेशन। इसके 4 फेजेस होते हैं जो कि आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ऑस्पी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रेजोल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कंजेशन की, जो कि 4 to 24 आवर्स में होता है। इसमें इन्फेक्टेड लोब इनलार्ज और हैवी हो जाएगा। क्यों इनलार्ज और हैवी हो रहा है भाई? बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ द वेसल्स। इसमें वैस्कुलर इंगोर्जमेंट मिलती है हमें। अब हमारे पास वेसल्स डायलेट होंगे और कंजेशन होगी ऑफ द कैपिलरीज इन द एल्वुलर वॉल्स। इओसिनोफिलिक एडिमेटस फ्लूइड मिलेगा और न्यूट्रोफिल्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब रेड हेपेटाइजेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ अर्ली कंसोलिडेशन, यानी अब हमारे पास सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लंग्स स्टार्ट हो रही है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड हेपेटाइजेशन में आपको क्या मिलता है? लिवर लाइक कंसिस्टेंसी ऑफ द लंग मिल रही होती है। अब जो ये लिवर लाइक कंसिस्टेंसी है, ग्रॉसली कैसे अपेयर करेगा? रेड फ्रेम कंसोलिडेटेड होगा। जबकि हिस्टोलॉजिकली क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स कंजेशन में बहुत स्मॉल अमाउंट में थे ना, वो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इनका सेलुलर एक्सुडेट लेवल बहुत हाई हो जाएगा। जो आरबीसीज होंगे वो एक्स्ट्रावोजेट हो रहे होंगे फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, और उसकी वजह से रेड कलर आ रहा होगा टू द कंसोलिडेटेड लंग, इसीलिए इसे रेड हेपेटाइजेशन कहते हैं। और एल्वुलर सेप्टा लेस प्रोमिनेंट होगा और उसमें एल्वुलर सेप्टा प्रोमिनेंट थे। ग्रे हेपेटाइजेशन इज अ लेट कंसोलिडेशन, 4 to 6 डे पर होगी। और इसमें क्या होगा, जो ग्रॉसली है वो लेस हाइपरीमिया हो जाएगा, यानी रेडनेस कम होना शुरू हो जाएगी, ग्रेइश कलर ज़्यादा होना चाहेगा और ड्राई सरफेस होगी। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास हाइपरीमिया क्यों कम हो रहा है? बिकॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द आरबीसीज हो रही है। आरबीसीज अब टूट रहे हैं। फाइब्रिनो प्यूरुलेंट एक्सुडेट हो रहा होगा इन द एल्वुलाई और फोमी डिसइंटीग्रेटेड मैक्रोफेजेस लेवल भी बढ़ रहे होंगे। देन रेजोल्यूशन 8 to 9 डेज़ पर होगी। और ये हमारे पास होता क्या है इसमें कि प्रोग्रेसिव एंजाइमेटिक डाइजेशन होगी, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से ग्रैन्युलोमा फॉर्म हो जाएगा। सेमी फ्लूइड डेब्रिस बचेगा जो कि इंजेस्ट हो जाएगा, रिजॉर्ब हो जाएगा बाय द मैक्रोफेजेस या काफ्ड आउट हो जाएगा। अच्छा, ये 4 मैंने फेजेस आपको बता दी। ये इन डिटेल बताएं कि किस में क्या हो रहा है। कि भाई पहले में कंजेशन है जिसकी वजह से हाइपरीमिया हो रहा है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे हैं, कंजेस्ट हो रहे हैं, सेप्टिल जो होता है वो प्रोमिनेंट हो रहा है और न्यूट्रोफिल्स कम है। ये सारे फीचर्स अगर आप याद कर सकें तो वेल एंड गुड। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बिल्कुल नहीं भूलना, मैं आपको वो बताती हूँ। कंजेशन है तो उसमें हमारे पास क्या है, हाइपरीमिया हो रहा होगा और एडीमा फॉर्मेशन हो रही है इंट्राऑल्वुलर विथ लेस न्यूट्रोफिल्स, उसमें न्यूट्रोफिल्स नहीं है। Congestion, dilation of the vessels है, that is leading to the hyperemia and intraalveolar exudate with little amount, a few numbers of neutrophils. Number 2, red hepatization. ये आते ही आपने याद रखना है liver like consistency। इसमें न्यूट्रोफिल्स रिच है, एक्सुडेट, साथ ही साथ हमारे पास क्या मिल रहा होता है, आरबीसीज एक्स्ट्रावोजेशन, दैट इज गिविंग रेड कलर टू द लंग्स। नंबर 3 वी हैव ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, डैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द आरबीसीज, जिसकी वजह से जो हाइपरीमिया था वो कम हो रहा है और साथ ही साथ फिब्रिनो प्यूरुलेंट एक्सुडेट हो जाएगा इन द एल्वुलाई। एट द एंड रेजोल्यूशन, जिसमें हमारे पास सिंपल वर्ड में कहेंगे हीलिंग प्रोसेस है। जो भी फ्लूइड जमा हुआ है मैक्रोफेज से रिमूव कर रहा है, जो भी एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन है वो ग्रैन्युलोमा में फॉर्म होके एक मतलब सॉर्ट आउट हो रही है, हीलिंग प्रोसीजर आ गया हमारे पास। 4 फेजेस हैं, ईजीएस्ट फॉर्म में भी मैंने आपको समझा दी। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द अदर टाइप ऑफ द निमोनिया, दैट इज ब्रोंकोनिमोनिया। सो ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होगा, देयर विल बी एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। और ये इंपॉर्टेंटली इसे ब्रोंकोनिमोनिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बायलैटरली इन्वॉल्व कर रहा होता है लंग्स को। लोबार निमोनिया सिर्फ एक लोब को इन्वॉल्व कर रहा था, ये दोनों लोब्स को इन्वॉल्व करता है। सो देयर विल बी मल्टीफोकाई ऑफ आइसोलेटेड एक्यूट कंसोलिडेशंस अफेक्टिंग वन और मोर पल्मोनरी लोब्यूल्स। तो इसमें लोब्यूलर इन्वॉल्वमेंट है मोर देन वन, और इसके साथ साथ इसमें कंसोलिडेशन जो होती हैं वो मल्टीफोकल होती हैं।
कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इसके 3 इंपॉर्टेंटली जो आपने याद रखना है, एस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा एंड क्लैप्सिला निमोनिया। मैं जब इसके ऑर्गेनिजम्स बताऊंगी ना नेक्स्ट वीडियो में, वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि लोबार निमोनिया कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और ब्रोंको निमोनिया कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। सो मस्ट वॉच दैट वीडियो। इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें मैं बताऊँगी। ग्रॉस की बात की जाए, सो देयर विल बी पैची कंसोलिडेशन थ्रू आउट द लंग्स, जैसे मैंने बताया दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, मल्टीफोकल कंसोलिडेशन है, तो पैची कंसोलिडेशन मिलेंगी पूरे लंग में। देन कंसोलिडेशन बेजल होंगी। भाई बेजल क्यों हो रही हैं? बिकॉज देयर विल बी ग्रेविटेशन ऑफ द सिक्रीशंस टू द लोअर लोब्स, साथ ही साथ बायलैटरल होंगी, जैसे कि बता चुकी हूँ मैं पहले भी, दोनों लोब्स को इन्वॉल्व करता है। देन देयर विल बी एलिवेटेड ड्राई ग्रैनुलर लीजन्स, ग्रे रेड टू येलो हमारे पास लीजन्स बन रही होंगी इसमें। माइक्रोस्कोपिकली न्यूट्रोफिल रिच एक्सुडेट मिल रहा होगा इन द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्वुलर स्पेसेस। सो पैची कंसोलिडेशंस हैं जिसमें बेजल और बायलैटरल कंसोलिडेशंस होंगी और न्यूट्रोफिल्स रिच एक्सुडेट है। क्लिनिकल कोर्स की बात की जाए, हाई फीवर होता है विद एब्रेट ऑनसेट ऑफ शेकिंग एंड चिल्स, कफ होगी दैट विल बी म्यूकोप्यूरुलेंट स्प्यूटम एंड रस्टी। अच्छा, अब ये जो क्लिनिकल कोर्स होता है ना, बेसिकली मैंने आपको इसके ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जब बताया है तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, एक तो कल्चर सेंसिटिविटी से पता चलता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ना बहुत स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स देते हैं जिससे आपको हिंट मिल जाती है कि ये वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। सो ये जो स्प्यूटम होता है इसमें आपको पता चल जाता है, फीवर कुछ में ज़्यादा होता है कुछ में कम होता है, तो उससे भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। सो हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, स्प्यूटम मिलेगा, म्यूकोप्यूरुलेंट भी हो सकता है और रस्टी भी हो सकता है। देन हेमोप्टाइसिस मिलती है, प्लूराइटिस, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, प्लूरल फ्रिक्शन रब मिल जाती है, और अगर बहुत प्रोलॉन्ग केस है तो उसमें एम्पाइमा, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कर रहा है, जो डिज़ीज़ है वो बहुत लंबे टाइम तक रह गई है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, और अब वो मज़ीद कॉम्प्लिकेशन की तरफ डेवलप हो रही है। क्लिनिकल कोर्स में एब्सेस फॉर्मेशन है, कॉम्प्लिकेशन में एब्सेस फॉर्मेशन है जिसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन और नेक्रोसिस होगी। एम्पाइमा है, एम्पाइमा में क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो प्लूरल कैविटी में एंटर हो गया और वहाँ जाके उसने एक्सुडेटिव और सुपरेटिव रिएक्शन करना शुरू कर दिया। बैक्टीरियमिया डिसिमिनेशन है, अब डिसिमिनेट कर जाएगा ब्लड के ज़रिए ये ऑर्गेनिज्म और हार्ट वाल्व्स को इन्वॉल्व करेगा, पेरिकार्डियम को, और इस तरीके से ये मेटास्टेटिक एब्सेस, पेरिकार्डाइटिस या सुपरेटिव आर्थराइटिस कॉज कर सकता है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो CBC है जिसमें ESR और TLC इंक्रीज़ होगा। ESR क्यों? बिकॉज इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। चेस्ट एक्सरे की बात की जाए, लोबार और ब्रोंकोनिमोनिया में डिफरेंस कैसे करेंगे? चेस्ट एक्सरे में रेडियो ओपेक होगा, कंप्लीट लोब विल बी रेडियो ओपेक इन लोबार निमोनिया, जबकि फोकल ओपेसिटीज़ मिलेंगी इन द ब्रोंकोनिमोनिया। ठीक हो गई यहाँ तक बात। यूरिन टेस्ट होगा फॉर द लेजिनेला न्यूमोफीलिया, स्प्यूटम कल्चर कर लिया जाएगा। देन वी हैव PCR के ज़रिए से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की DNA टेस्टिंग की जा सकती है, जैसे माइकोप्लाज्मा के लिए डायग्नोस्टिक हो सकता है। देन जो हमारे पास नंबर 6 पर आ जाता है, जो C रिएक्टिव प्रोटीन्स होती हैं ना, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में C रिएक्टिव प्रोटीन्स बढ़ जाती हैं, सो दैट विल ईड इनटू डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़। सो यहाँ तक हमने ब्रोंकोनिमोनिया और लोबार निमोनिया कंप्लीट कर लिया। होप सो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी, पहले टिपिकल और एटिपिकल निमोनिया का, और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड इन डिटेल बताऊँगी कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंट फीचर होता है।